नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 28 जनवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा, चाहे वह एसएससी की हो, सीएचएसएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस एसआई, सीपीओ एसआई एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, यानी इन सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, उत्तराखंड सीएम फ्लैग्स ऑफ वुमेन ट्रांस हिमालय साइकिल एक्सपेडिशन। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए अखंड हिमालय, स्वच्छ हिमालय, कर्तव्य गंगा और महिला सशक्तिकरण के मकसद से प्रथम महिला ट्रांस हिमालय साइकिलिंग अभियान की अगुवाई उत्तराखंड की श्रुति और बिहार की सविता महतो करेंगी। दोस्तों जैसा कि इसमें आप चित्र में देख सकते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण, एक तरह से कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु यह एक अच्छा आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, कल ही बताया था, और वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर बाघा बॉर्डर के लिए रवाना किया। और दोस्तों यह अभियान दल 80 दिन का होगा। इसमें 5000 किलोमीटर साइकिलिंग यानी साइकिल के द्वारा यह सफ़र तय किया जाएगा। और दोस्तों इस अभियान की शुरुआत, औपचारिक शुरुआत 2 फरवरी को बाघा बॉर्डर से, ये भी बिंदु याद रखिएगा। और श्रुति कहाँ की है? तो उत्तर काशी, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, तो वहाँ की रहने वाली हैं। और सविता छपरा बिहार में है। यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, घाघरा नदी यही गंगा से मिलती हैं, तो बिहार से संबंधित हैं। तो यह उच्च हिमालयी ट्रैक पर कई बार साइकिल यात्रा की है। इससे भविष्य में राष्ट्रीय स्तर के साइकिल अभियान की राह भी प्रशस्त होगी। तो ये ध्यान रखेंगे, पहला महिला ट्रांस साइकिलिंग यह अभियान है। और दोस्तों यह 8 राज्यों, खासकर जो हिमालयी राज्य हैं तथा नेपाल से होते हुए 5000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, पीएम रिव्यू प्रोजेक्ट वर्थ 54,675 करोड़ इन प्रगति मीटिंग। दोस्तों प्रगति मीटिंग यह लगातार, यानी यह कौन सी बैठक है? 35वीं। यही पूछ लेगा सीधे सीधे आपकी परीक्षा में कि 32वीं है, 33वीं है, 34वीं है कि 35वीं। तो यह प्रगति की 35वीं बैठक है। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रगति है क्या? तो PRAGATI। तो प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यानी बेहद सक्रिय और समयबद्ध क्रियान्वयन नाम दिया गया है प्रगति। और यह केंद्र और राज्य सरकारें इसमें शामिल होती हैं। यह आईसीटी द्वारा, यानी सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी के द्वारा आधारित यह बहु मॉडल मंच है। और इसके तहत योजनाओं की समीक्षा हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तो इस बैठक में 10 एजेंडा, 9 परियोजनाओं और 1 कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इन 9 परियोजनाओं में जैसे 3 रेल मंत्रालय से संबंधित हैं, 3 सड़क परिवहन से हैं, 1 और राज्य मंत्रालय से, एक परियोजना उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा बिजली मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो इन सब की समीक्षा हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की जा रही है। और यह 9 परियोजनाएं 15 राज्यों जैसे उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं। तो इन परियोजनाओं की जो कुल लागत है 54,675 करोड़ रुपए हैं। इसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की भी समीक्षा किए। दोस्तों 2015 में जन औषधि परियोजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य है कि आम लोगों तक सस्ती दवाओं को पहुंचाना, और सरकार ने जिन औषधि केंद्रों पर आम लोगों को 90% तक सस्ती जेनरिक दवाएं मिलती हैं, यही इस परियोजना का उद्देश्य है। दोस्तों केंद्र सरकार लोगों को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सुविधा भी
देती है। और अगली जो महत्वपूर्ण खबर है, 3 मोर राफेल जेट्स लैंड इन इंडिया आफ्टर नॉन स्टॉप फ्लाइट फ्रॉम फ्रांस। दोस्तों, जैसा कि सीधे प्रश्न आ जाएगा कि राफेल जेट विमान जो समझौता हुआ है किस देश से हुआ है, किस देश से हम राफेल विमान को मंगा रहे हैं। तो भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए 3 और लड़ाकू विमान जो राफेल फाइटर जेट फ्रांस से भारत पहुंच गए हैं और यह राफेल विमानों का तीसरा जत्था वायुसेना के बेस पर लैंड हुआ। इन 3 विमानों के भारत में पहुंचने से अब बेड़े में जो है संख्या 11 हो गई है। यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहले 5 आया था, दूसरी बार 3 आया था, फिर 3, यानी 5 3 8 3 11। ये ध्यान रखेंगे। यह तीनों राफेल विमान 7000 किलोमीटर से अधिक की दूरी का सफर तय कर भारत पहुंचे हैं। रास्ते में यूनाइटेड अरब अमीरात की वायुसेना द्वारा आसमान में ही फ्यूल भरा गया और भारतीय वायुसेना ने राफेल में फ्यूल भरने पर यूनाइटेड अरब अमीरात को धन्यवाद किया। और दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात से भारत के बहुत अच्छे संबंध भी हैं। इस तरह से इससे पहले 5 राफेल विमान बताया ही था 10 सितंबर को, इसके बाद नवंबर में 3 और आए और इस तरह से कुल 11 हो गए हैं। राफेल जेट डील भारत और फ्रांस सरकारों के बीच 2016 में हुई थी और इसमें कुल कितने विमानों की डील हुई है? 36 विमान भारत पहुंचेंगे और यह सौदा जो है 7.8 करोड़ यूरो यानी 58,000 करोड़ रुपए का है। दोस्तों, राफेल की खासियत है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा और 3700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी भी यह विमान देता है। दोस्तों, 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल इसमें एडजस्ट है, मिटियोर भी है। यह 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है और हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। इससे पहले यह जो है अफगानिस्तान और लीबिया में भी इसका प्रयोग कर चुका है फ्रांस। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। यूएसए ह्यूज रिलीफ फॉर स्पाउस ऑफ H1B इंडियन वर्कर। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए अभी 1 सप्ताह भी नहीं व्यतीत हुआ है और ऐसे में जोसेफ बाइडेन ने भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर दी है। बाइडेन प्रशासन का एक अहम फैसला H1B वीजा धारक कर्मचारियों के H4 वीजा धारक जीवन साथियों, यानी जो लोग जाते हैं उनके साथ उनके जीवन साथियों को काम जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। इससे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में H1B धारक कर्मचारियों के जीवन साथियों को इस बात की आशंका बनी हुई थी कि अमेरिका में 4 वर्ष बिताने के बाद पता नहीं उन्हें आगे काम करने की अनुमति मिल पाएगी या नहीं। अब बाइडेन प्रशासन ने इस निर्णय से उन आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। इससे पूर्व राष्ट्रपति बाराक हुसैन ओबामा हुआ करते थे। उन्होंने H1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को अमेरिका में काम करने की अनुमति संबंधी कानून पारित किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और थोड़ा सा जान लीजिए H4 और H1B वीजा क्या है। तो H4 वीजा पिछले ओबामा प्रशासन द्वारा विशेष आदेश के तहत H1B वीजा धारकों के पति पत्नी को जारी किया गया एक वर्क परमिट है, जबकि H1B एक गैर अप्रवासी वीजा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 101 और 15 के तहत दिया जाता है। यह वीजा अमेरिकी कंपनियों को विभिन्न व्यवसायों में विदेशी कामगारों को अस्थायी रूप से रोजगार देने की अनुमति देता है। और दोस्तों, मौजूदा अमेरिकी कानून के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में 65,000 विदेशी नागरिकों को H1B वीजा दिया जा सकता है। तो इस तरह से 1 लाख से अधिक H4 वीजा धारक अब तक इस नियम के लाभार्थी हैं। जैसे हमारे देश की TCS, इंफोसिस, विप्रो जैसी भारतीय IT दिग्गज कंपनियां इस कार्यक्रम के प्रमुख लाभार्थियों में से एक हैं, क्योंकि वे हर साल विशेष कौशल वाले हजारों कर्मचारियों को इस नियम के तहत लाभ
पाते हैं। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इश्यूज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 और इंडिया की जो रैंक है 86 है। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ताज़ा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया है और इसमें जो है 180 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है, जिसमें भारत 86वें पायदान पर है, वहीं पड़ोसी देश चीन 78वें पर है, पाकिस्तान 124वें और बांग्लादेश 146वें स्थान पर है। हर साल दुनिया के देशों को करप्शन इंडेक्स तैयार करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस बार के मापदंडों में कोविड-19 महामारी से निपटने के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह जो कोरोना नामक इस महामारी में करप्शन भी चरम पर था। यही कारण है कि कई देशों में बहुत ही हैरतअंगेज यह आंकड़े आए हैं। जैसे बांग्लादेश देखिए 146वें स्थान पर पहुंच गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बीमारी के नाम पर बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ। इसमें अगर बात की जाए तो बांग्लादेश बिल्कुल पिछड़ गया। संस्था की चेयरपर्सन डेलिया फरेरिया रूबियो ने कहा कि कोविड-19 सिर्फ स्वास्थ्य और आर्थिक संकट नहीं, यह भ्रष्टाचार संकट भी है दोस्तों, जिसमें हम फिलहाल निपटने में असफल साबित हो रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें न्यूजीलैंड, यह सब जो है डेनमार्क, यह टॉप कंट्रीज हैं जहां पे भ्रष्टाचार नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस रैंकिंग में 100 में से 88 अंक प्राप्त कर न्यूजीलैंड और डेनमार्क शीर्ष स्थान पर हैं। वहीं भारत 100 में से 40 अंक, चीन ने 42 अंक और पाकिस्तान ने 31, बांग्लादेश को महज 26 अंक प्राप्त हुए हैं। तो एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान मात्र 19 अंक प्राप्त कर 165वीं रैंक हासिल की है। हालांकि 2021 से अब तक 11 पायदान ऊपर चढ़ने में सफलता पाई है अफगानिस्तान। इस मामले में एशियाई देशों में वह सबसे आगे है। ध्यान रहे कि रैंकिंग में टॉप पर रहे देशों में सबसे कम, जबकि निचले पायदान पर रह रहे देशों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पाया गया। और दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बर्लिन है जर्मनी में, जो कि स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी चेयरपर्सन है डेलिया फरेरो रूबियो। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। न्यू यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन। दोस्तों, अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कार्यभार संभालते ही पड़ोसी देशों मैक्सिको, कनाडा, एशिया के अपने 2 सहयोगी देशों दक्षिण कोरिया, जापान को फोन किया और अमेरिकी कूटनीति को नई ऊर्जा देने का अभियान की शुरुआत की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह फोन से यह सिद्ध होता है कि अमेरिका पूरी तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बनाए रखने में पूरी कोशिश करेगा। साथ साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों को, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को साथ लेकर के इंडो पैसिफिक ओशियन में अपनी मजबूती प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, इनका पिक्चर है। कौन बने हैं विदेश मंत्री? तो एंटोनी ब्लिंकन। अगला है जेके शिवन, अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। तो धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक मंडल ने जेके शिवन को बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में है। किसका? धनलक्ष्मी बैंक का, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। टीसीएस इज थर्ड मोस्ट वैल्यूड आईटी सर्विसेज ब्रांड ग्लोबली। दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस फर्म बन गई है। इस मामले में पहले 2 स्थानों पर एसेंचर और आईबीएम के नाम हैं। दुनिया की टॉप 10 आईटी कंपनियों में भारत की 4 कंपनियां टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल और विप्रो के नाम शामिल हैं। 11% की जबरदस्त, यहाँ पर 11 लिख लीजिएगा, ये यहाँ पर, तो 11% की जबरदस्त बढ़त के साथ टीसीएस की ब्रांड वैल्यू $15 अरब पहुंच गई है और $26 अरब की वैल्यू के साथ एसेंचर सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बनी हुई है। वहीं दूसरे स्थान पर आईबीएम, ध्यान रखेंगे, इसकी ब्रांड वैल्यू $16.1 अरब है। यानी जो टीसीएस है कुछ दिन में आईबीएम को ओवरटेक कर लेगी। 8.4 अरब की ब्रांड वैल्यू के साथ इंफोसिस चौथे स्थान पर। इंफोसिस ने कॉग्निजेंट को पिछाड़कर अपनी जगह बनाई। इसी तरह से $8 अरब के साथ कॉग्निजेंट 5वें स्थान पर है। भारतीय कंपनी एचसीएल को 7वें और विप्रो को 9वें, यानी टॉप 10 में
4 कंपनियां भारत की हैं दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे। और इस तरह से टेक महिंद्रा ये भी भारत की है, 15वें स्थान पर आने में कामयाबी पाई है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक नया अवार्ड शुरू किया है दोस्तों। भारत के सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन, आर अश्विन और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, अभी ऑस्ट्रेलिया में देखा था, इन्होंने तहलका मचाया हुआ था। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए महीने के बेस्ट खिलाड़ी के, यानी कि कह सकते हैं मंथ, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो अश्विन और पंत के अलावा भारत के मोहम्मद सिराज और टी नटराजन भी इस अवार्ड की दौड़ में हैं। इन सभी ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से आईसीसी ने कहा है कि पूरे साल हर फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले महिला और पुरुष क्रिकेटरों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों, जनवरी महीने के लिए इंग्लैंड के कप्तान को जो रूट, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, दक्षिण अफ्रीका के मरिजाने कॉप और नादिन डे क्लर्क और पाकिस्तान की निदा डार भी शामिल हैं। तो इस तरह से आईसीसी ने कहा है कि फैंस को हर महीने ऑनलाइन वोटिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा और उसी के बाद जो है यह निर्णय लिया जाएगा। तो आईसीसी प्रबंधक जियोफ अलार्डिस, ये भी याद रखिएगा, ने कहा है कि आईसीसी महीने के बेस्ट खिलाड़ी के अवार्ड के जरिए फैंस से जुड़ने का सुनहरा अवसर होगा। इससे जो है वो लोग वोटिंग करेंगे ऑनलाइन और इस तरह से उनके पसंदीदा क्रिकेटर को वो अपने तारीफ भी कर सकेंगे, साथ साथ उन्हें रैंक भी प्रदान होगी। तो हर कैटेगरी के लिए 3 नॉमिनेशन आईसीसी की पुरस्कार नामांकन समिति तय करेगी। वोटिंग अकादमी ईमेल से अपने वोट देगी, जो कुल वोट का 90% होगा। महीने के पहले दिन आईसीसी से रजिस्टर्ड फैंस अपने वोट आईसीसी की वेबसाइट पर डाल सकेंगे, जो कुल वोट का 10% होगा और विजेता की घोषणा महीने के दूसरे सोमवार को की जाएगी। तो ये इस तरह से हर महीने पता चलेगा कि कौन बेस्ट प्लेयर रहा है। अब बात करते हैं खेल समाचारों में। पीवी सिंधु और श्रीकांत लॉस्ट इन द ओपनिंग मैच ऑफ द वर्ल्ड टूर फाइनल। दोस्तों, भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, याद रखिएगा इनका नाम, और किदाम्बी श्रीकांत विश्व टूर फाइनल में अपने ग्रुप बी के शुरुआती मुकाबले में हार गए हैं। टोयोटा थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में मिली हार के एक हफ्ते बाद विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु ने हालांकि बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वह 59 मिनट तक चले मुकाबले में ताइवान में की दुनिया की नंबर 1 शटलर ताई जू युंग के खिलाफ वह नाकाम रही। तो ध्यान रखना, किसने हराया? ताई जू यिंग। और कहाँ की है ये? ताइवान की हैं। ओलंपिक रजत पदकधारी सिंधु ने प्रतिष्ठित खिताब 2018 में अपने नाम किया था। अब वह $15 लाख इनामी राशि के टूर्नामेंट में घरेलू प्रबल दावेदार रत्चानोक इंतानोन से भिड़ेंगी, जिन्होंने पिछले हफ्ते उन्हें करारी शिकस्त दी थी। और दोस्तों, विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर रह चुके श्रीकांत भी एक गेम में बढ़त बनाने के बावजूद 77 मिनट तक चले मुकाबले में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन से पराजित हो गए। 14वीं रैंकिंग पर काबिज श्रीकांत का मुकाबला आज यानी गुरुवार को चीनी ताइपे के चौथी वरीयता वांग जू वेई से होगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में। आज डेटा प्राइवेसी डे है दोस्तों। यह डिजिटल होती दुनिया के लिए अपनी चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों में सबसे ज़्यादा अहम है डेटा की सुरक्षा। आजकल जरूरी डेटा चोरी होने से लेकर पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लीक होने की खबरें आप लोग हमेशा सुनते रहे होंगे और हमेशा रोज आप देख रहे होंगे समाचारों में इस तरह की खबरें आती हैं। तो डेटा चोरी होने पर कई तरह के फ्रॉड के खतरे हैं। ऐसे में डेटा प्राइवेसी डेट का महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए डेटा सिक्योरिटी के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से यूरोप में 28 जनवरी को डेटा संरक्षण सम्मेलन कन्वेंशन 108, ऐसे ही पूछ लेगा कि कन्वेंशन 108 का संबंध किससे है। तो इस तरह से इस पहल को दुनिया डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाती है और इस दिन की जानकारी, गोपनीयता, डेटा की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है और यह दिन नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो याद रखेंगे 28 जनवरी। अब बढ़ते हैं लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम दोस्तों बात करेंगे योजनाओं की। तो
तो 2014-15 इस तरह से, 15-16, 17-18 इस तरह से योजनाओं को हम बात करेंगे। तो जैसे जन धन योजना, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना दोस्तों, 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ हुई थी। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक खाते खुलवाना। और दोस्तों इसका लाभ यही कोरोना नामक महामारी के दौरान, जैसे कि किसानों, मजदूरों, अप्रवासी मजदूरों, इन सब का अपना जन धन अकाउंट था, जिसकी वजह से सरकार ने जो सहायता राशि पहुंचाई, तो इस तरह से सहायता राशि पहुंचाने में मदद मिली। इसमें बिचौलिया को नहीं आना पड़ा, डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफ़र हुआ। तो इस योजना का यही लाभ है। इसी तरह से स्किल इंडिया मिशन दोस्तों, ये भी 28 अगस्त 2014 को, इसमें क्या है, युवाओं में कौशल विकास यानी स्किल डेवलप करना, और यह भी बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसी तरह से मेक इन इंडिया यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मददगार सिद्ध हुई यह योजना। देश में विनिर्माण क्षेत्र के लिए बढ़ावा देना। इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन, ये भी 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। तो देश को एक स्वच्छ भारत बनाना है इस योजना का मिशन। इसी तरह से सांसद आदर्श गांव योजना, ये ध्यान रखेंगे 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई। इसमें प्रत्येक सांसद अपना जो लोकसभा जहां से सांसद हैं, वहां के एक गांव को गोद लेकर के विकसित करना है दोस्तों। इसी तरह से श्रमेव जयते योजना, ये भी 16 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी, और इसका मतलब क्या हुआ, श्रमिक विकास को समर्पित है यह योजना। इसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यह 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। इस योजना का लक्ष्य है लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। और दोस्तों इससे इस योजना का काफ़ी लाभ मिल रहा है। हरियाणा जैसे राज्यों में लिंगानुपात आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। इसी तरह से हृदय योजना, यह 21 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना, यह सीधे आ जाएगा हृदय योजना का संबंध किससे है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह भी 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का यह ऋण देती है सरकार। उजाला योजना 1 मई 2015 से बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण सरकार करती इस योजना के माध्यम से। इसी तरह से अटल पेंशन योजना भी 2015 में शुरू हुई थी। इसमें 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था है। इसी तरह से स्मार्ट सिटी योजना दोस्तों 2015 में ये भी स्टार्ट हुई 25 जून को। इसमें 2015 से 2020 तक 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है। और अमृत योजना, यह जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। और दोस्तों अगली जो डिजिटल मिशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, इसी के आधार पर आज कोरोना नामक महामारी में आप देख सकते हैं कि डिजिटल मिशन के ही माध्यम से आज गांव-गांव तक लोग इसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा और भी सारी चीज़ों का प्रयोग किए। और यह जो है एक महत्वाकांक्षी परियोजना है सरकार की। तो सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। और उदय योजना, यह 2015 में स्टार्ट हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण और कंपनियों को घाटे से उबारने की यह योजना है। तो इस तरह से यह इतनी योजनाएं हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, आगे के भी क्रम में इस तरह से कराते रहेंगे। अब बात करते हैं आप लोगों के सेक्शन में। दोस्तों थोड़ा सा उत्तर आप लोग गलत दिए हैं, कुछ लोग, नाम नहीं लूंगा, काफी लोग, बहरहाल 90% लोगों ने, सभी लोगों ने ठीक उत्तर दिया, बस 1-2 जल्दबाजी में गलतियां किए हैं। यही मैं कहता हूं कि आप लोग जल्दबाजी ना करें और उत्तर को गलत ना करें। आज उत्तर देने वालों में मोनी गुप्ता, मनु शर्मा, मिली, आदित्य कुशवाहा, SK, सौरभ चौधरी, वंदना सैंधव, निट्स मोटिवेशन, खेतेश मंसूरिया, राजेश कुमार, अंकित शर्मा, नीरज यादव, प्रशांत कुमार, विक्की, सूरज उपाध्याय, संजय नेगी, विकास कुमार, गोपाल चौहान, बहात यूनिस। तो इतने लोगों ने कमेंट और जो है आंसर दोनों दिए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने जल्दबाजी में गलती कर दी है, जैसे कि मैंने कल प्रश्न बताया था, आप लोग कोंडालीजा राइस बोल दिए हैं, वो तो बहुत पहले थी, वो भी विदेश मंत्रालय से संबंधित थी। और आप लोगों ने, जबकि काफ़ी लोगों ने अच्छा उत्तर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने, 1-2 लोगों ने जल्दबाजी में गलतियाँ की हैं। तो आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, प्रथम महिला ट्रांस हिमालय साइकिलिंग अभियान कितने किलोमीटर का सफ़र तय करेगा? 3000 किलोमीटर, 4000, 5000 या 6000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की कौन सी बैठक की अध्यक्षता करते हुए 15 राज्यों में
कुल 54,675 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा की। 32वीं बैठक थी ये, 33वीं, 34वीं या 35वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल फाइटर जेट डील भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच समझौते के तहत कितने लड़ाकू विमान मिलेंगे? 32, 34, 36 या 38? अब तक 11 विमान आ चुके हैं भारत। अब बात करते हैं H4 वीजा और H1B वीजा का संबंध किस देश से है? इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका या फ्रांस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, बर्लिन, टोक्यो या लंदन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? 78वें स्थान पर है, 86वें स्थान पर है, 124वें या 146वें स्थान पर है? इसमें दोस्तों चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ये चारों की रैंक दी गई है। इसमें से आपको भारत की बताना है। नेक्स्ट है, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई हैं? शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस या हॉकी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन हैं? एंटोनी ब्लिंकन, कोलिन पावेल, माइक पॉम्पियो या इनमें से कोई नहीं? और दोस्तों 9वां प्रश्न है, डेटा प्राइवेसी डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी या 28 जनवरी? और दोस्तों अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया था? 2015, 2014 या 2016 या 2013 में? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।